गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। बेहतरीन परीक्षा में आने वाले प्रश्न, एकदम प्रश्नों का धमाका, एकदम डेली प्रतिदिन 7:30 बजे आपको करंट अफेयर्स मिलता है। आप उसको पढ़ें और बेहतरीन प्रश्न के एक्सप्लेनेशन जो भी हैं उसको लिख लिया करें। स्टैटिक जीके भी इसके साथ बताए जाएंगे। परीक्षा में वही ज़्यादा प्रश्न आते हैं और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो आप इसको पढ़िए। एसएससी सीजीएल में हमने जो पढ़ाए थे डेली करंट अफेयर्स, उनमें से खूब प्रश्न आए, लगभग सारे प्रश्न आए हैं, है ना। अगर आप जो भी लगातार देखता होगा वो जरूर इस बात को जान रहा होगा, उसने कर भी लिया होगा। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नीति तैयार की है? किसके द्वारा रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना नामक एक नीति तैयार की गई है, ये बताना है। किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय इज द राइट आंसर। आप ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर सही होगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बिल्कुल सही जवाब होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये शुरू की है। तो रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे आधुनिक अमृत भारत स्टेशन योजना, कौन सा? यहां पे लिखा हुआ है अमृत भारत स्टेशन योजना, रेल मंत्रालय ने शुरू किया है ना। इससे क्या होगा? इससे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना के लिए बनाई गई है। इसके तहत लागत प्रभावी तरीके से स्टेशनों का आधुनिकीकरण शुरू किया जाएगा। लागत प्रभावी तरीके से स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ये याद रखेंगे, इसीलिए चलाया गया था अमृत भारत स्टेशन योजना, इसी के लिए चलाई गई है। इसके लिए एक विशेष कोष भी तैयार किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। एक विशेष कोष भी तैयार किया जाएगा। योजना के तहत 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 1000 छोटे रेलवे स्टेशन शामिल होंगे। 1000 छोटे रेलवे स्टेशन और 100 बड़े रेलवे स्टेशन इसके तहत क्या किए जाएंगे? शामिल किए जाएंगे। आप याद रखिएगा, 100 बड़े 1000 छोटे रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जाएगा। 200 बड़े, सॉरी इसमें करना है 200 बड़े, है ना, इसमें करेंगे 200 बड़े रेलवे स्टेशनों को शामिल किया जाएगा और इसका विकास किया जाएगा, है ना। तो पूरे तरीके से ध्यान रखिएगा इसके लिए। महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न होगा। तो हमारे रेलवे मंत्री कौन है आप लोग बताइए? रेल मंत्री कौन है भारत के? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं भारत के। ये भी याद रखना है आपको। शानदार और बेहतरीन प्रश्न होगा, इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। चलें अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने एक बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए नवीनीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बंदरगाह का क्या नाम है? ये पूछा जा रहा है, इस बंदरगाह का नाम क्या है? 4 बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, मोंगला बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, है ना। तो आपको देखोगे जो है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर होगा मोंगला बंदरगाह, इसका सही जवाब होगा मोंगला बंदरगाह। आप याद रखिएगा, मोंगला बंदरगाह बिल्कुल सही जवाब, है ना। चाबहार बंदरगाह जो है वो है ईरान में, ये तो ईरान में है, भारत विकसित कर रहा है। ग्वादर पोर्ट ये कहाँ है? तो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में है, चीन विकसित कर रहा है पाकिस्तान के लिए, है ना। चटगांव जो है ये बांग्लादेश में है, चटगांव बांग्लादेश में है, ये आप याद रखिएगा। और मोंगला भी कहाँ है? ये बांग्लादेश में है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच इसके भी लिए समझौता हुआ है, तो आप याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता, है ना। तो भारत और बांग्लादेश ने ढाका में इस बंदरगाह के नया रूप देने के लिए कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। पहला चटगांव है और ये बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है मोंगला। अब यहाँ से क्या होगा कि माल की आवाजाही के लिए बड़ा बेहतरीन बन गया कि इसके तहत जो होगा भूटान और नेपाल से माल की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। भूटान और नेपाल से भी माल की आवाजाही बांग्लादेश में आसान हो जाएगी। तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश का है। इसके नवीनीकरण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में लंदन की प्रमुख कंसल्टेंसी सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 जारी की है, जिसमें किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, है ना। किस वर्ष तक सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने जारी किया है, तो यह बन जाएगा 2035 तक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी। 2035 तक भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये बता रही है बन जाएगी, है ना। इसमें ये बताया गया है। और सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च ने एक टेबल जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 के लिए, उसी में ये बात बताई गई है। और भारत के लिए इसने प्रेडिक्शन किया है कि 2035 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है USA, दूसरे पर है चीन, तीसरे पर है जापान, चौथे पर है जर्मनी और पांचवें पर है भारत। तो दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत, छठे पर है यूके जो है छठे पर है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये क्रम है 2003। अभी देखेंगे आप कि IMF ने 2027 तक बताया था कि जो है भारत तीसरी सबसे बड़ी, 27-28 तक बताया था भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, है ना। और SBI की एक एजेंसी है जिसने 2029 तक बताया था कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो इसने प्रेडिक्शन किया है 2035 तक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किन दो स्थानों के नाम में बदलाव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के दो जगह हैं जिनके नाम जो है बदलने का जो कंसर्न था वो गृह मंत्रालय ने उसकी मंजूरी दे दी है। कौन सा था? तो मुंडेरा बाजार है गोरखपुर जिले में, ये जो है गोरखपुर जिले में मुंडेरा बाजार, चौरी चौरा। मुंडेरा बाजार का नाम हो जाएगा अब चौरी चौरा, ध्यान रखेंगे। मुंडेरा बाजार और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया जाएगा? चौरी चौरा कर दिया जाएगा। जबकि देवरिया में एक जगह है, देवरिया में एक जगह है तेलिया अफगान, और इसका नाम बदल कर किया जाएगा तेलिया शुक्ला। तो ये बदल कर किया जाएगा, जबकि इसको बदला जाएगा, इन दोनों को बदल दिया जाएगा। मुंडेरा बाजार की जगह चौरी चौरा, तेलिया अफगान की जगह तेलिया शुक्ला कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर सही हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों ही सही जवाब होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गोरखपुर जिले में है और ये देवरिया जिले में, तो इनका नाम बदल दिया जाएगा। इससे पहले भी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। इस तरीके के नाम जो है बदले गए हैं, है ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पर, मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनाया जा रहा है? तो अटल स्मारक बनाया जाएगा ग्वालियर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ग्वालियर हो जाएगा। अटल स्मारक बनाए जाने के लिए ग्वालियर में जो है जमीन आवंटित की गई है। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सुशासन दिवस, है ना, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। और इसके अलावा जो है ग्वालियर गौरव दिवस भी मनाया गया है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है ग्वालियर गौरव दिवस भी, ग्वालियर गौरव दिवस भी जो मनाया गया है। और इसी दिन अटल स्मारक बनाए जाने के लिए भी वहां पे एक भव्य प्रतिमा अटल बिहारी वाजपेयी की लगाई जाएगी। अटल स्मारक उसी को कहा जाएगा और ग्वालियर में बनाया जाएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म, अटल जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 1924 में। 25 दिसंबर 1924 में जन्म हुआ था, जबकि 2018 में 16 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ हुआ था जन्म इनका? ग्वालियर में ही हुआ था। अब ग्वालियर जो है वो पड़ता है एमपी में। अब ग्वालियर एमपी में है ना। पहले संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, उसमें आता था। तो इसीलिए 25 दिवस को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई है। ग्वालियर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की सजा हुई है? 11 साल की सजा किसको? अब्दुल्ला यामीन। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो यह जो राष्ट्रपति हैं ये हैं मालदीव के। भारत का एक पड़ोसी है, सीमा नहीं लगती, एक द्वीपीय देश है और एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। और इसकी राजधानी है माले है ना, इसकी राजधानी है। तो इसी के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की सजा हो गई। इसके पहले भी 2019 में उसकी एक अदालत ने 5 साल की सजा इनको दी थी। किस मामले में? भ्रष्टाचार और धन शोधन। भ्रष्टाचार और धन शोधन को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। धोखाधड़ी के मामले में इनको 11 साल की सजा की दिया गया अब्दुल्ला यामीन को, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको एक अदालत ने दिया। और अब वर्तमान राष्ट्रपति मालदीव के कौन हैं? तो वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह। इब्राहिम मोहम्मद सॉलिह हैं, है ना, वर्तमान राष्ट्रपति हैं मालदीव के। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। माले इसकी राजधानी है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण में पड़ता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होगा, परीक्षा में पूछा जाएगा। किस भारतीय साइकिलिस्ट को 30वां एकलव्य पुरस्कार दिया गया है? 30वां एकलव्य पुरस्कार, 30वें नंबर का जो एकलव्य पुरस्कार है वो दिया गया है। तो इसका हो जाएगा स्वास्थी सिंह। क्या उत्तर हो जाएगा? ए सही जवाब होगा। ए स्वास्थी सिंह को दिया गया है। बिल्कुल सही और शानदार और बेहतरीन जवाब स्वास्थी सिंह को दिया गया है ना। एकलव्य पुरस्कार इसमें क्या है? इसमें जो है एकलव्य पुरस्कार स्वास्थी सिंह साइकिलिस्ट है। नेशनल लेवल पर इन्होंने 2 स्वर्ण, नेशनल स्तर पर, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। सिल्वर पदक विजेता हैं 2020 में, विजेता हैं इन्होंने 2020 से लेकर 2022 तक के इतने मेडल जीते हैं, जिनके कारण इनको एकलव्य पुरस्कार से नवाजा गया है। एकलव्य पुरस्कार से इसके लिए नवाजा गया है स्वास्थी सिंह को। अब इसमें पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो आप देखेंगे इसमें जो है प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए इनाम, 5 लाख रुपए नगद दिया जाता है। ट्रॉफी प्लस प्रशस्ति पत्र भी रहता है। प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी ये इसमें दिया जाता है। तो भारतीय साइकिलिस्ट हैं स्वास्थी सिंह को दिया गया। दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर है? दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में, सबसे बेहतरीन भोजन की लिस्ट में जो भारतीय व्यंजन है वो कौन सा नंबर पाते हैं? तो इसमें पोलिंग हुई है दर्शकों के बीच, वोटिंग के आधार पर ये लिस्ट जारी किया गया है। और भारतीय व्यंजन जो है 5वें नंबर पर आता है दुनिया में 5वें नंबर पर आता है भारतीय व्यंजन। बेस्ट फूड की लिस्ट में भारतीय व्यंजन 5वें नंबर पर आता है ना। शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। भारतीय व्यंजन जो है 5वें नंबर पर आता है। टेस्ट एटलस ने 2022 के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची जारी की है ना। टेस्ट एटलस के द्वारा
टेस्ट एटलस द्वारा जारी बेस्ट फूड 2022 है ना, इसमें भारत को 5वें नंबर पर इसमें रखा गया है, जो लिस्ट जारी की गई है। अब देखेंगे इसमें 1 नंबर पे कौन है, तो हम देखते हैं इसमें 1 नंबर पे कौन है। इटली, 2 नंबर पे यूनान, स्पेन, जापान। इटली है ना, इटली का जो फूड है सबसे 1 नंबर पर है। यूनान, स्पेन, यूनान को बोलते हैं ग्रीस, यूनान, स्पेन, इटली, यूनान, स्पेन, जापान, भारत, मेक्सिको। जापान, भारत, मेक्सिको। जापान, भारत, मेक्सिको, तुर्की, यूएसए, फ्रांस, पेरू। तुर्की, यूएसए, फ्रांस, पेरू। ये 10 सबसे अच्छे व्यंजनों की लिस्ट में है, सबसे अच्छे व्यंजनों की लिस्ट में है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजन कौन सा है, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक व्यंजन, सर्वश्रेष्ठ व्यंजन, सर्वश्रेष्ठ व्यंजन जो है उसमें पहले नंबर पर है कारे, और कारे जो है जापान का है। सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यंजन कारे जापान का है। पिकनाहा, ब्राजील, पिकनाहा, ब्राजील, पिकनाहा ब्राजील में। अमेजोवस ए बुलाओ पांटो पुर्तगाल का। टांगबाओ चीन, गोंटी चीन, टांगबाओ गोंटी चीन का, टांगबाओ गोंटी, ये दोनों जो हैं चीन के हैं। तो सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों में से एक है। भारत 5वें नंबर पर आता है, और भारत को कितना पॉइंट दिया गया है, तो जो भारत को पॉइंट दिया गया है 4.54 है ना, भारत को जो है 4.54 अंक मिले हैं इनकी लिस्टिंग में, और ये 5वें नंबर पर है। तो सारी बातें आप याद रखिएगा, बेहतरीन प्रश्न होगा। इसमें भारत के जो सबसे बेस्ट रेटेड खाद्य पदार्थ जो है उसमें गरम मसाला, मलाई, घी, मक्खन, लहसुन है ना, कीमा वगैरह शामिल है। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। बेहतरीन प्रश्न है, आप जरूर याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ जो बने हैं उनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ का मतलब होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना। तो कौन बने हैं, अनिल लाहौटी। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। याद रखिएगा, शानदार और बेहतरीन प्रश्न होगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनिल कुमार लाहौटी इज द राइट आंसर, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। 1984 बैच के रेलवे, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स IRSC के है ना, 1984 बैच के अधिकारी हैं। और ये विनय कुमार त्रिपाठी से अध्यक्षता का अब तक जो है विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, त्रिपाठी का स्थान लेंगे। याद रखिएगा, ये विनय कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। कब से, तो इनका जो शुरू होगा वो होगा 1 जनवरी से। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, इनका कार्यकाल 1 जनवरी से 2023 से इसका कार्यकाल शुरू होगा। तो अनिल कुमार लाहौटी जो हैं रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडियन प्रीमियर लीग के कौन से सीजन? 16वें सीजन। और 16वां सीजन कब होगा? ये होने वाला है 2023 में। 2023 में शुरू होगा 16वां सीजन। और 16वें सीजन के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं वो बने हैं इंग्लैंड के सैम करन। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और इनको पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो 2 करोड़ का बेस प्राइस था इनका, और वहां से 18.50 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स, जो आईपीएल की 10 टीमों में से एक टीम है, पंजाब किंग्स 18 करोड़ 50 लाख रुपए में सैम करन, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको खरीदा गया है। इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से हैं, इंग्लैंड सैम करन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब तक जो है सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे अब तक वो थे दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी थे, जिसको 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था अफ्रीका के खिलाड़ी। आप लोग बताइए वो कौन है जिसको 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं सैम करन। तो 16वें सीजन के लिए भी और पूरे आईपीएल के इतिहास के में भी ये बन गए हैं सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी। आईपीएल की शुरुआत अगर हम बात करें आईपीएल, तो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 से, पहला सीजन खेला गया था, है ना। और 2022 में 15वां, अब 2023 में 16वां सीजन होगा। 2023 से महिला आईपीएल भी शुरू होगा। 2023 से महिला आईपीएल भी होगा, महिला आईपीएल भी होगा। मार्च 2023 से महिला आईपीएल भी शुरू होगा। ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आईपीएल में सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस, 5 बार की विजेता है। दूसरी सबसे ट्रिपल चेन्नई सुपर किंग। तो आईपीएल से संबंधित बहुत सारी बातें आप याद रखिए। आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है 2-3 महीने में, तो फिर आप सभी लोग एंजॉय करेंगे। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। 10 टीमें इसमें भाग लेंगी। 2 नई टीमें जो है 2022 में शामिल की गई थी, जो है गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट। ये दोनों ही फाइनल खेली थी, जिसमें पहली बार शामिल हुई गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। उसने जो है 15वें सीजन जीता था गुजरात टाइटंस ने। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।